हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 दिसंबर के बाकी बचे हुए पैडागॉजी के क्वेश्चंस को। और हाँ, ये पार्ट 2 है। गाइज, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो गाइज शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि पिता घर के कार्यों में लगा रहता है व माता साहसी गतिविधियों में लगी रहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है और यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। गाइस, हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि विभेदीकरण क्या होता है। विभेदीकरण मतलब होता है अंतर करना, ठीक है। तो हम यहाँ अंतर नहीं कर रहे हैं कि पिता घर के कार्य को कर रहा है और माता साहसी गतिविधियों को कर रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। यहाँ पक्षपात की बात भी नहीं की जा रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, जो पुरानी सदियों से चल आ रही हैं, ठीक है। तो जी हाँ, रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, क्योंकि पहले की रूढ़िवादिताएं कहती थी कि पिता जो है वो बाहर का कार्य करेगा और माता वो घर के कार्य को करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही बनता है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। यहाँ स्थिरता की बात भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है बिल्कुल सही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहले हम देखेंगे, यहाँ तार्किक गणितीय बुद्धि की बात हो रही है, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, जिसमें थे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, वर्ड स्मार्ट, बॉडी का एनेस्थेटिक, ठीक है। तो बहुत सारे वो थे, वो मैं किसी आपको अलग वीडियो में विस्तार से समझाऊंगी। अभी यहाँ बात हो रही है तार्किक गणितीय की। तो तार्किक गणितीय की बात हो रही है। तार्किक गणितीय में क्या होते हैं, जैसे मैथमेटिशियन हो गया, कोई मैथ का टीचर हो गया, ये सारे हमारे तार्किक गणितीय बुद्धि के अंदर आते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि मैथ्स में ही हम पैटर्न को खोजने की और तर्क करने की श्रृंखला की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे देखते हैं, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो अगर ध्वनि और ताल की बात होगी तो ये क्या होगा, म्यूजिकल स्मार्ट में, ठीक है। तो ये सिंगर्स वगैरह के लिए होता है, लेकिन यहाँ बात हुई है तार्किक गणितीय की। यह ऑप्शन जो ध्वनि ताल वाला है, यह होता तो है, हार्वर्ड गार्डनर ने इसकी बात भी की है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है तार्किक गणितीय की। तो ये ऑप्शन गलत है। हार्वर्ड गार्डनर का तो है, मगर तार्किक गणितीय का नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तो यह भी हार्वर्ड गार्डनर का है, परंतु तार्किक गणितीय का नहीं बनता है। फोर्थ ऑप्शन है, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो यह जो ऑप्शन है, यह ऑप्शन म्यूजिकल स्मार्ट के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो हम जानते हैं जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, दार्शनिक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात की थी, कंस्ट्रक्टिज्म की बात की थी, कि बच्चा जो है खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है अपनी बुद्धि को। तो देखते हैं,
इन्होंने बात की थी कि जो बच्चा होता है, बच्चे की 4 स्टेजेस होती हैं, जो होती हैं SPCF। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, हमको याद रखना है, वो होती हैं SPC एंड F। ठीक है, SPCF मतलब S मतलब सेंसरी मोटर, ठीक है, प्री मतलब प्री ऑपरेशनल, ठीक है, तो और C मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और F मतलब फॉर्मल ऑपरेशन। पहले हम लिख देते हैं प्री ऑपरेशनल, ये हो गई अपनी P वाली, ये हो गई अपनी C वाली, एंड ये हो गई अपनी F वाली। ठीक है, तो बात की गई है फॉर्मल स्टेज बाद में आती है, हमें याद रखना है जीन पियाजे ने बात की है SPCF की। तो SPCF मतलब ये होती है 0 से 2 साल की एज, ये होती है अपनी P वाली होती है 2 से 6 साल की एज, C वाली होती है अपनी 7 से 11 साल की एज, उसके बाद 11 से 14 साल की एज होती है अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें इतना हमेशा दिमाग में रखना है कि ये स्टेजेस होती हैं। तो जब बात की जा रही है परिकल्पित निगमनात्मक की, मतलब वो परिकल्पना में ही निगमन कर ले रहा है अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसका मतलब वो किस अवधि में होगा, इसका मतलब है वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, वो बिना उस चीज़ को, मूर्त मतलब देखना, हम मूर्त बोलते हैं ना, अमूर्त मतलब उस चीज़ को नहीं देखना, मतलब बिना देखे सिर्फ परिकल्पनाओं में ही वो उस आंसर को सॉल्व कर ले रहा है, इसका मतलब वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो जीन पियाजे का क्वेश्चन हमेशा हर साल एक आता ही है, तो आप प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज़ कही है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये हमें 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या दिए हैं। तो सबसे पहले दिया है एल्बर्ट बांडुरा का नाम। ठीक है, जो बांडुरा जी थे उन्होंने इमिटेशन की बात की थी, मतलब नकल की बात की थी। ठीक है, तो और नेक्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग का, कोहलबर्ग ने बात की है मोरल की, जीन पियाजे ने बात की है संज्ञानात्मक विकास की, लेव वाइगोत्स्की ने बात की है समाज की। तो हमें याद रखना है, मैं आपके लिए यहाँ लिख भी देती हूँ, एल्बर्ट बांडुरा जी ने बात की है नकल की, सेकंड ऑप्शन है कोहलबर्ग जी ने बात की है मोरल, मोरल मतलब होता है नैतिक, और जीन पियाजे जी ने बात की है संज्ञानात्मक विकास की, और लेव वाइगोत्स्की ने बात की है समाज की। तो ये जो हमारे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, जिसे आप इजीली याद रख सकते हैं कि किसने किसकी बात की है। अब हम इजीली आंसर दे सकते हैं कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक, तो समाज किस में आया है, लेव वाइगोत्स्की में। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की। इसको लगा लेते हैं हम। आई होप आप समझ गए होंगे, इससे आपको समझने में इजी होगा। अगर आपको जीन पियाजे के बारे में कोई आता है तो आप ऐसे ही टिक लगा सकते हैं, बांडुरा जी के बारे में आता है आप तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल याद रखिएगा। कभी कभी बीच में आ जाता है नहीं, और जिसे हम नहीं देखते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम करते हैं एनालाइज। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे केवल आ गया वो आंसर नहीं होता है। नंबर सेकंड है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो अगर आप हिंदी में भी कर रहे हैं तो आपको पता होगा हतोत्साहित मतलब क्या होता है। हतोत्साहित मतलब होता है डिस्करेज करना। हम बच्चे को इनकरेज तो कर सकते हैं, हम कभी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल, हम ऐसी समस्याएं प्रस्तुत कर तो सकते हैं जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है।
फोर्थ ऑप्शन है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ऑप्शन में भी बताया था, अगर केवल आ जाएगा तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है सतत मतलब क्या होता है और समग्र मतलब क्या होता है। सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, चलता रहता है जो। समग्र मतलब होता है व्यापक, ठीक है। मतलब कभी पेपर पेंसिल टेस्ट ले लिया, अदर टेस्ट हो गए, मतलब होल एक तरीके से, वो होता है हमारा समग्र मूल्यांकन। तो इसके ऑप्शन है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करते हुए। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि हम अलग अलग रणनीतियों का प्रयोग करके बच्चों की संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन दोनों का प्रयोग करें, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है केवल संरचनात्मक, बिल्कुल गलत हो गया। केवल संकलनात्मक, ये भी गलत हो गया। ना तो संरचनात्मक ना तो संकलनात्मक, ये भी गलत हो गया। तो अपना इजीली हमें पता चल गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। मतलब जिसके द्वारा हम बच्चों की आदतें, कौशलें या बच्चों में कई सारे मूल्य, अभिप्रेरणाएं, मतलब हम उनके अंदर मूल्यों का कि बेटा ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ सही होती है, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं। और उसमें जो समाज का जिम्मेदार होता है और उनको क्रियाशील सदस्य बनाता है, उसे क्या कहते हैं। विभेदीकरण, अंतर करके नहीं। समाजीकरण, बिल्कुल। हम बच्चे को किसी भी चीज़ में हमें उसकी आदतें, कौशलें, जिनको भी हमें विकसित करना है, उसके लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है समाजीकरण, जो होता है वो मुख्य सदस्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। थर्ड ऑप्शन है वैसे समावेशन, मतलब समावेश कर देना उस चीज़ को, नहीं मुख्य धारा से जोड़ना, वो भी नहीं होगा। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो एनवायरनमेंट की बात की गई है और किसकी बात की गई है इसमें, हेरिडिटी की। तो हम लोगों को एक चीज़ हमेशा याद करना है, एक है कि डेवलपमेंट जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। तो डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, इसमें ऑप्शंस हैं आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही ये एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब ये आप मल्टीप्लाई को समझ लो एक तरीके से, एक जटिल प्रक्रिया है और ये दोनों मिलके ही एक दूसरे के द्वारा हमारे विकास में, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, तो ये उसे प्रभावित करते हैं। अगला है ऑप्शन नंबर सेकंड, वैयक्तिक विभिन्नताओं में एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। बिल्कुल नहीं, एकमात्र तो हो ही नहीं सकता आनुवांशिकता, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही प्रभावित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। जी नहीं, परिवेशीय मतलब क्या बात हो रही है, एनवायरनमेंट की। सिर्फ एनवायरनमेंट भी प्रभावित नहीं करता मानव विकास को, ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो अपना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे को है एक प्रगतिशील कक्षा में
प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील की बात किसने की थी? इसमें बात की गई थी जॉन ड्यूवी की, ठीक है। इन्होंने बात की थी कि विद्यार्थी ही ज्ञान की संरचना करता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्निंग, ओके, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये जॉन ड्यूवी की बात थी, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ। ये बात की थी जॉन ड्यूवी ने। ये डा है, आप समझ जाइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण करना। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार नहीं, बच्चे अगर टीचर निर्देश देगा और बच्चा उसको ज्ञान को अनुस्मरण कर ले, ठीक है, स्मरण कर ले, याद कर ले, एक तरीके से, वो नहीं हो सकता। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। विद्यार्थी ही किसी भी ज्ञान को संरचना देता है। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, अगर बच्चा देख ही नहीं रहा है उस चीज़ को, अगर बच्चा किसी और चीज़ में लगा है, तो आपको लगता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं, अगर उसको सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो विद्यार्थी के द्वारा उसी रूप में दोहराया जाता है, तो ये भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना सेकंड जो है वो बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थी ही ज्ञान की संरचना करता है। ये किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी आता है कि जॉन ड्यूवी का कथन क्या था कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना स्वयं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आंशिक के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? इसको इजीली हम समझते हैं। अगर कोई भी शिक्षक है, हम लोग तो अगर क्लास में कोई भी बच्चा बहुत नीची जगह से आ रहा है, मतलब कोई बच्चा गरीब एरिया से आ रहा है, तो अगर उससे बार बार ये कहा जाए कि नहीं, आप तो गरीब एरिया से आ रहे हो, आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है और आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो शिक्षक को उसके दिमाग में जो ये चीज़ें बैठी हैं कि मेरे पास संसाधन की कमी है, मैं नहीं पढ़ सकता, तो इस चीज़ को कम करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो पहला है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। और जी हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, वो एक बहुत गरीब परिवार से आते थे, मगर वो आज बहुत ऊंची जगह पे पहुँचे थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है ना। सेकंड ऑप्शन है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम इन चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। नहीं, बच्चा एक तो पहले से ही अपनी चीज़ों में डूबा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं आगे बढ़ सकता, और ऊपर से हम अगर प्रतियोगिता करा देंगे तो बच्चा और भी ज़्यादा अपनी डाउनफॉल में चला जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। हमें अलग अलग से रोल मॉडलों की कहानी सुनानी चाहिए कि वो किसी भी संसाधन की कमी होने के बावजूद आज वो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति तक पहुँचे, और भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसे कितने सारे रोल मॉडल्स हैं जिनकी हम कहानी सुनाकर बच्चे को उत्साहित या फिर हम उसे इनकरेज कर सकते हैं। तो चलिए सो गाइस, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।